एक 64 साल का आदमी जिसे उसकी अपनी पार्टी साइड कर चुकी थी, कैंपेन स्टेजेस पर इग्नोर कर रही थी, अपने करियर का सबसे बड़ा इलेक्शन जीत जाता है। 230 में से 163 सीट्स। उनकी पार्टी ने एक डेकेड से ज्यादा टाइम में इतनी बड़ी जीत नहीं देखी थी। जो आदमी खत्म माना जा रहा था वो फिर जीत गया। फिर भी उनकी पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर करने से मना कर दिया था। उनका नाम था शिवराज सिंह चौहान और ये कहानी है कैसे शिवराज पावर में बने रहे। 4 टर्म्स, 2 पॉलिटिकल रेजरेक्शन, एक पैंडेमिक, एक कू, करप्शन स्कैंडल्स और अपनी ही लीडरशिप के ओपन बिट्रेयल के बावजूद। मामा की बात करने से पहले हमें पप्पू की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी वाले पप्पू की नहीं, उससे पहले ये नाम किसी और के लिए यूज होता था। हिंदी हार्टलैंड के एक यंग बीजेपी पॉलिटिशियन जिसे लोग सिर्फ सीट भरने के काम की आदमी की तरह देखते थे, मूवमेंट लीड करने के लायक नहीं। 5 मार्च 1959 को शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर डिस्ट्रिक्ट के जैद गांव में हुआ। एक किसान के बेटे, ना कोई डायनेस्टी ना रॉयल कनेक्शन, बस इंडिया के सबसे ओवरलुक स्टेट में से एक लड़का जो पॉलिटिक्स इस फीलिंग के साथ आया कि कुछ गलत है और किसी को उसके खिलाफ बोलना चाहिए। शिवराज सिर्फ 13 साल के थे जब वो पहली बार आरएसएस से जुड़े और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की तब 16 साल के शिवराज अंडरग्राउंड रेजिस्टेंट मूवमेंट का हिस्सा बन गए। उन्हें अरेस्ट किया गया, वो भोपाल जेल में बैठे और धीरे धीरे पार्टी के अंदर क्लाइम करते रहे। स्टूडेंट विंग एबीवीपी से, बीजेपी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टी रैंक से वो नेशनल सेक्रेटरी बने। 1991 में विदिशा से पहली बार लोकसभा जीते, फिर 1996, 98 और 99 में 4 टर्म्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह, लेकिन कंप्लीटली अनसेलिब्रेटेड। पार्टी चलाने वाले लोगों के लिए पप्पू एक समरी थी। वो यूजफुल थे लेकिन लीडर नहीं, और फिर भी शिवराज चढ़ते रहे। मगर वो पहली बार चीफ मिनिस्टर कैसे बने? साल था 2003। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में स्वीपिंग विक्ट्री ली और उस विक्ट्री के सेंटर में थी उमा भारती, एक सन्यासी पॉलिटिशियन जिन्होंने अपनी अग्रेसिव एनर्जी से वोटर्स को मोबिलाइज किया और कांग्रेस को 10 साल बाद पावर से बाहर कर दिया। लेकिन उमा भारती के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आए, एक अरेस्ट वारंट, एक रेजिग्नेशन और फिर बाबूलाल गौर एक काम चलाओ चीफ मिनिस्टर के रूप में लाए गए। लेकिन कुछ वक्त बाद गौर का टाइम भी खत्म हो गया। अब बीजेपी पेट्रियार्क एलके आडवाणी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसके नाम पर पार्टी के अलग अलग पावर सेंटर्स लड़ना शुरू ना कर दे। कोई जो आरएसएस के लिए ट्रस्टेड हो, दिल्ली के लिए अनथ्रेटनिंग हो और गवर्नमेंट चलाने लायक भी हो। शिवराज सिंह चौहान 46 साल के 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में स्वर्न इन हुए। लोगों ने सोचा ये आदमी भी कुछ महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन शिवराज सबको गलत प्रूफ करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने जो अगला काम किया वो सिर्फ कुर्सी होल्ड करना नहीं था, उन्होंने कुर्सी का मीनिंग ही बदल दिया। 2005 में मध्य प्रदेश अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे ह्यूमिलिएटिंग लेबल्स में से एक को कैरी कर रहा था। बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट के 6 स्टेट्स। शिवराज चौहान खुद फार्मिंग फैमिली से आए थे, इसलिए उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया जहां प्रॉब्लम सबसे क्लियरली दिख रही थी, खेतों से। उन्होंने एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल कैबिनेट बनाई, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर जहां एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। उन्होंने फार्मर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स लॉन्च किए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट पर टारगेटेड सब्सिडीज दी गई। स्टेट वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसे बाद में मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर स्केल किया। फिर आया पानी, उनके अंडर इरिगेटेड लैंड ट्रिपल हो गई, कैनल नेटवर्क एक्सपैंड किए गए, नर्मदा का पानी फिजिकली माउंटेन रिज के ऊपर पंप करके वेस्टर्न एमपी के रिवर सिस्टम तक ले जाया गया। कम्युनिटी वाटर पॉन्ड्स, जिसे बाद में देवर्स मॉडल कहा गया, दूसरे स्टेट्स के लिए भी टेम्पलेट बन गए। फिर आई बिजली। 2000 में मध्य प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद ब्लैकआउट्स एक मेजर प्रॉब्लम बन गए थे, क्योंकि पावर जनरेशन एसेट्स का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के नए स्टेट के पास चला गया था। शिवराज ने सिस्टमैटिकली कैपेसिटी रीबिल्ड की, कोल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट बन गया। फिर उन्होंने इसी सरप्लस पावर को फार्मर्स के लिए यूज किया। व्हीट क्रॉप साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिसिटी गारंटी की गई ताकि फार्मर्स के पास इन्वेस्टमेंट करने की सर्टेनिटी हो। 2011 तक मध्य प्रदेश एक नया एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन चुका था और इंडिया के टॉप 5 में शामिल हो चुका था। बीमारू, वो लेबल टूट चुका था। लेकिन शिवराज एक बात समझते थे जो डेवलपमेंट स्टोरी अकेले कैप्चर नहीं करती। इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक एंट्री टिकट होता है, लेकिन वो अपने आप ट्रस्ट नहीं दिलाता, और ट्रस्ट के लिए उन्हें कुछ और चाहिए था। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें पहली बार मामा किसने कहा,
कुछ लोग कहते हैं शिवराज ने खुद इस इमेज को एनकरेज किया, कुछ कहते हैं ये अपने आप इमर्ज हुआ उनकी वुमेन सेंट्रिक स्कीम से। लेकिन जो भी ओरिजिन रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीडेंटल नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने लॉन्च की लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश में जब एक लड़की पैदा होती है, स्टेट उसके नाम पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदती थी। फिर स्कूलिंग ईयर्स के दौरान उसमें और पैसा ऐड होता था। क्लास 6 में पैसा, क्लास 10 में पैसा, और जब लड़की 21 साल की होती उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल सकते थे। फिर आई कन्यादान योजना, गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। जननी सुरक्षा योजना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए फ्री सपोर्ट। पंचायत में वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन और फ्री पिलग्रिमेजेस। सिर्फ हिंदू श्राइन्स नहीं बल्कि अजमेर शरीफ और वेलकनी चर्च तक। एक आरएसएस आदमी एक ऐसी स्टेट को गवर्न कर रहा था जहां हिंदुत्व बेस ऑलरेडी सॉलिड था। स्कूल्स में मैंडेटरी सूर्य नमस्कार, करिकुलम में भगवत गीता, और उनके वॉच के अंडर एंटी काउ स्लॉटर लॉज और स्ट्रिक्ट हो गए। शिवराज अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीपली समझते थे, लेकिन शिवराज ये भी समझते थे कि हिंदू हार्टलैंड एक जैसा वोट बैंक नहीं है। अगर आपको स्केल पर जीतना है तो सिर्फ एक टोन में पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, आपको ब्रॉडर रजिस्टर चाहिए। और इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हिपोक्रेसी नहीं होता, उसे लीडरशिप कहते हैं। 2008 तक पहला इलेक्शन जहां शिवराज फ्रंट से लीड करके जीते। 2013 तक बीजेपी फिर जीती। पप्पू जा चुका था, मामा आ चुका था। लेकिन 18 साल तक चलने वाला कोई भी पॉलिटिकल करियर कंप्लीटली क्लीन नहीं होता, और ये कहानी ऑनेस्ट नहीं होगी अगर हम प्रिटेंड करें कि सब कुछ स्पॉटलेस था। 2007 में डंपर स्कैम पब्लिक हुआ। एलिगेशन ये था कि शिवराज चौहान की वाइफ साधना सिंह के नाम पर डंपर्स खरीदे गए और फिर उन्हीं डंपर्स को जेपी एसोसिएट माइनिंग कंपनी को लीज पर दिया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि ये सब माइनिंग राइट्स के बदले में किया गया। एफआईआर फाइल हुई, लोकायुक्ता ने इन्वेस्टिगेशन की। केस इवेंचुअली लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्लोज हो गया और जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन डिसमिस कर दी। और फिर आया कुछ बहुत बड़ा। 2013 में व्यापम स्कैम फूट पड़ा। जो शुरू हुआ था एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के चीटिंग केस के रूप में, वो धीरे धीरे इंडिया के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट और एडमिशन करप्शन नेटवर्क में से एक बन गया। 2000 से ज्यादा अरेस्ट, 80 से ज्यादा एफआईआर, और फिर लोग मरने लगे। विटनेसेस, अक्यूज्ड, इन्वेस्टिगेटर्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिसे ऑपोजिशन सस्पिशियस कह रहा था। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को क्लोजली वॉच किया। कांग्रेस ने अलेज किया कि स्कैम पर एडमिनिस्ट्रेशन के फिंगरप्रिंट्स क्लियरली दिख रहे थे। शिवराज ने फाइट बैक किया। उन्होंने डेफेमेशन सूट्स की वार्निंग दी, ट्वीट्स के थ्रू अपनी डिफेंस रखी। फिर सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ना चार्ज, ना कन्विक्शन। उनके 13 मिनिस्टर्स अलग अलग करप्शन एलिगेशन से लिंक्ड रहे, लेकिन किसी तरह शिवराज की पर्सनल इमेज लार्जली इंटैक्ट रही। कैसे? क्लीन चिट तो एक कारण था ही, मगर दूसरा कारण उनकी वेलफेयर डिलीवरी लीगल बैटल्स के बीच भी कंटिन्यू होती रही। लेकिन डीपर आंसर ये है, शिवराज ने सालों तक विनम्रता का एक पर्सनल ब्रांड इतनी कंसिस्टेंटली बिल्ड किया था कि वोटर्स के लिए करप्शन को उस आदमी के साथ कनेक्ट करना जेन्युइनली डिफिकल्ट था जो खुद को उनका मामा कहता था। पॉलिटिक्स में रेपुटेशन एक आर्किटेक्चर होती है, बनाने में साल लगते हैं, और अगर वो सही तरीके से बनी हो तो उसे गिरने के लिए सिर्फ एक स्कैम काफी नहीं होता। शिवराज सर्वाइव कर गए फिर से, लेकिन सर्वाइवल की भी एक लिमिट होती है, और 2018 में वो लिमिट आ गई। 13 साल एक स्टेट गवर्न करना बहुत लंबा टाइम होता है। एंटी इंक्यूबेंसी सालों से बिल्ड हो रही थी। डेवलपमेंट का शाइन एज हो चुका था। व्यापम का शैडो क्लीन चिट के बाद भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, और कांग्रेस, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और यंग ज्योतिरादित्य सिंधिया के एनर्जेटिक कैंपेन के कॉम्बिनेशन के साथ फाइनली अपनी फुटिंग ढूंढ चुकी थी। रिजल्ट आया, बीजेपी 109 सीट, कांग्रेस 114 सीट, मेजॉरिटी मार्क 116। सिर्फ 7 सीट से शिवराज का अनब्रोकन रन खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी रिवीलिंग था। उन्हें बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, एक ऐसा पोस्ट जिसका टाइटल बड़ा लगता है लेकिन रियल पावर ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। स्टेट असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट शिवराज को नहीं, एक राइवल को दी गई। जब पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा इलेक्शन कमेटी बनाई तो शिवराज का नाम 16 मेंबर्स की लिस्ट में 13वां नंबर पर था। उनके अपने फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स लिस्ट में उनसे ऊपर रखे गए। शिवराज ने रेलेवेंट रहने की कोशिश की। वोटर्स को थैंक करने के लिए स्टेट वाइड यात्रा ऑर्गेनाइज करना चाहा, पार्टी ने मना कर दिया।
इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में उन्हें बता दिया गया था उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है। और फिर भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के गैदरिंग में शिवराज ने सपोर्टर्स से एक लाइन कही जो एक साथ डिफाइंस भी लगती है और प्रोफेसी भी। टाइगर अभी जिंदा है। मार्च 2020, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर रॉयल फैमिली के वंशज, फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर और वो आदमी जिसे लगता था कि चीफ मिनिस्टरशिप उनका हक था, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं और अपने साथ 22 एमएलएज ले आते हैं। कमलनाथ की गवर्नमेंट ओवरनाइट कोलैप्स हो जाती है। अब सवाल यह है, सिंधिया को बीजेपी में कौन लाया? यहीं पर इस कहानी का पॉपुलर वर्जन अक्सर गलत हो जाता है। ऑपरेशन अमित शाह और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने मास्टरमाइंड किया था, लेकिन सिंधिया की पार्टी में एंट्री में शिवराज चौहान ने भी क्रूशियल रोल प्ले किया। वही शिवराज जिन्होंने सालों तक कैंपेन में स्लोगन चलाया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। और अब वही शिवराज अपने पुराने राइवल को बीजेपी में लाने में हेल्प कर रहे थे। इसके लिए एक अलग लेवल की पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन चाहिए होती है। राइवलरी को निगल जाना जब स्टेक्स उससे बड़े हो जाए, लॉन्ग गेम खेलना। लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी को चीफ मिनिस्टर चाहिए था, शिवराज पहला नाम नहीं थे। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेम्स फ्लोट हो रहे थे। फिर कोविड-19 इंटरवीन कर गया, नेशनल लॉकडाउन। तोमर की जरूरत दिल्ली में थी और मिश्रा चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं थे। टाइम के प्रेशर में बीजेपी हाई कमांड उसी आदमी पर वापस आई जिसे मध्य प्रदेश चलाने का एक्चुअल एक्सपीरियंस था। 23 मार्च 2020 को मोदी के नेशनल लॉकडाउन अनाउंस करने से एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। सिर्फ 14 महीना पहले वो अपनी पार्टी की स्टेट कमेटी में 13वां नंबर पर रखे गए थे। अब वो वापस कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिवराज का रिटर्न कॉन्फिडेंट होगा, तो पहले के महीने बिल्कुल वैसे नहीं थे। 29 दिन तक शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश अकेला चलाया, कोई कैबिनेट नहीं। पार्टी हाई कमांड ने उन्हें मिनिस्टर्स अपॉइंट करने की परमिशन नहीं दी। वो इंडिया के 5th लार्जेस्ट स्टेट को एक ग्लोबल पैंडेमिक की फर्स्ट वेव के बीच वन मैन गवर्नमेंट की तरह गवर्न कर रहे थे। और जब पार्टी ने फाइनली कैबिनेट बनाने की परमिशन दी, तो उन्हें सिर्फ 5 मिनिस्टर्स दिए गए। उनमें से भी कोई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं थे। 2 सिंधिया लॉयलिस्ट थे। अब उन्हें एक इलेक्टेड मास लीडर के रूप में नहीं, बल्कि बैक रूम डीलिंग से वापस कुर्सी पर लाई गई एक कन्वीनियंट काम चलाओ के रूप में देखा जा रहा था। शिवराज ने अडेप्ट किया। 2020 के बाद एक अलग शिवराज इमर्ज हुआ, एक ऐसा अवतार जिसे लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वर्स भी डिफरेंट कहते थे। एक तरफ वो सॉफ्ट मामा थे जो गर्ल चाइल्ड स्कीम्स बनाते थे, जो कैमरा पर एक ट्राइबल मैन के पैर धोते थे, और दूसरी तरफ एक नया शिवराज था जो पब्लिक मीटिंग में माफियाज को ऐसी लैंग्वेज में वार्निंग देता था जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। 2020 में एक पब्लिक फंक्शन पर उन्होंने कहा, सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। 2022 तक उनकी गवर्नमेंट अलेजिड क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बुलडोजर्स यूज कर रही थी। मामा सॉफ्ट था, लेकिन 2020 के बाद मामा के पास बुलडोजर भी था। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल रियलिटी का रिस्पॉन्स था। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उन्हें रिस्पेक्ट किया था, उन्हें ये भी बिलीव करना था कि शिवराज उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोइंसिडेंस नहीं था कि ये पेज डायरेक्टली नेबरिंग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ प्लेबुक से आया था, जहां बुलडोजर इमेजरी ने मैसिव पॉलिटिकल क्रेडिट अर्न किया था। शिवराज चौहान पॉलिटिक्स के स्टूडेंट थे, वो देख रहे थे और सीख रहे थे। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप एक अलग कैलकुलेशन चला रही थी। जैसे जैसे 2023 इलेक्शन पास आ रहे थे, इंटरनल सर्वे ने सजेस्ट किया कि कांग्रेस के पास अपर एज है। एंटी इंक्यूबेंसी हाई थी। 18 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और पार्टी की अपनी एनालिसिस ये इम्प्लाई कर रही थी कि शिवराज कुछ हद तक प्रॉब्लम का पार्ट बन चुके थे। इसलिए बीजेपी ने एक डेलिब्रेट चॉइस ली, वो शिवराज को चीफ मिनिस्टीरियल फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। 2008 के बाद पहली बार कोई शिवराज फॉर सीएम कैंपेन नहीं होगा। फॉर्मूला होगा कलेक्टिव लीडरशिप, और कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब था मोदी। बीजेपी ने 7 नेशनल लेवल लीडर्स को स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से फील्ड किया, जिनमें 3 यूनियन मिनिस्टर्स और एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी शामिल थे। ये सब पॉसिबल सीएम रिप्लेसमेंट्स थे। फिर आया और भी पर्सनल मोमेंट। कैंपेन के अर्ली फेज में रैली के बाद रैली, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेज पर शिवराज की प्रेजेंस एक्नॉलेज करना बंद कर दिया। जब एक प्राइम मिनिस्टर आपके अपने स्टेट में, आपकी अपनी कैंपेन रैली में आपका नाम नहीं लेता, वो मैसेज होता है। शिवराज ने रिस्पॉन्ड किया अपने टिपिकल तरीके से। रैलीज में वो वुमेन वोटर्स से पूछने लगे, एक ऐसे टोन में जो हाफ रिटोरिकल हाफ जेन्युइनली सर्चिंग था, क्या मैं इलेक्शन लड़ूं?
क्या मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बनूं? और फिर पार्टी के स्क्रिप्ट में खुद को नीटली इंसर्ट करते हुए, क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाना है? वो पूरे स्टेट में घूमते रहे, 165 पब्लिक मीटिंग्स, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां वो पहुंच सकते थे। लेकिन जिस चीज ने पूरे इलेक्शन का ट्रेजेक्टरी चेंज किया वो रैलीज नहीं थी, लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश की हर एलिजिबल औरत 21 से 60 साल के बीच हर महीने 1000 रुपए रिसीव करेगी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। पहली इंस्टॉलमेंट 10 जून 2023। सिंपल, ना कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत, ना ब्यूरोक्रेटिक क्यू, ना मिडिलमैन, बस हर महीने औरतों के अकाउंट में पैसा। बाद में शिवराज ने इस अमाउंट को 1250 कर दिया, एलिजिबिलिटी एक्सपैंड कर दी और प्रॉमिस किया कि आगे चलकर यह अमाउंट 3000 तक जाएगा। जब कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आए तो औरतों को 1500 रुपए पर महीने देंगे, शिवराज ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि लाडली बहना बेनिफिशियरीज को एलपीजी सिलेंडर्स 450 रुपए में मिलेगा, कांग्रेस के ऑफर से भी सस्ता। और इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने डिस्बर्समेंट डेट भी आगे शिफ्ट कर दी ताकि पैसा फेस्टिवल सीजन के टाइम अकाउंट में पहुंच जाए। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा औरतों को बेनिफिशियरीज के रूप में एनरोल किया गया, मध्य प्रदेश की टोटल वुमेन वोटर्स का लगभग आधा हिस्सा। लेकिन लाडली बहना को समझने का सही तरीका ये है, ये सिर्फ वेलफेयर स्कीम नहीं थी, ये बैंक नोटिफिकेशन के थ्रू डिलीवर्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थी। हर महीने की 10 तारीख को मध्य प्रदेश भर में फोन्स पर एक नोटिफिकेशन आता था, मनी क्रेडिटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और उस पैसे के साथ अटैच था एक फेस, एक नाम, मामा। हर महीने स्टेट 1 करोड़ से ज्यादा औरतों को रिमाइंड कर रहा था वो अभी भी यही है। कांग्रेस ने ज्यादा पैसा देने का प्रॉमिस किया, लेकिन जीतने के बाद शिवराज ने प्रॉमिस नहीं दिया, उन्होंने डिपॉजिट रिसीट दिया। और पॉलिटिक्स में प्रॉमिस और प्रूफ के बीच का डिफरेंस ही अक्सर विनिंग और लूजिंग का डिफरेंस होता है। रिजल्ट के बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी डायग्नोसिस क्लियर था, लाडली बहना ने बीजेपी को इमोशनल ट्रांजैक्शन दिया, मोदी ने नेशनल अम्ब्रेला दिया और कांग्रेस ने अपनी इनफाइटिंग, एरोगेंस और स्मॉलर पार्टीज के साथ अलायंस ना करने की वजह से बीजेपी को ओपनिंग दे दी। कैंपेन के दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पब्लिकली लड़ रहे थे। एक एनालिस्ट ने बाद में कहा कांग्रेस एक ऐसी बैटल हार गई जो वो जीत सकती थी, सिर्फ एरोगेंस की वजह से। उसी वक्त ग्राउंड से आ रहा फीडबैक, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की कैलकुलेशन बदल रहा था। लाडली बहना काम कर रही थी, शिवराज के एफर्ट्स विजिबली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। कैंपेन के एंड तक मोदी ने शिवराज का नाम ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेना शुरू कर दिया। बीजेपी इलेक्शन को मोदी के नाम पर बनाना चाहती थी, शिवराज ने उसे औरतों के नाम पर बना दिया। और जब वोट्स आए 164 सीट्स, 2018 से 8% स्विंग। शिवराज के शब्दों में लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए थे। और फिर आई वो क्रूएल्टी जो पॉलिटिकल पावर के हार्ट में बैठी होती है। लैंडस्लाइड के बाद भी, हर डाउटर को गलत प्रूफ करने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। बीजेपी ने मोहन यादव को चूज किया, उज्जैन के रिलेटिवली अननोन 3 टर्म एमएलए। पार्टी के अंदर उनका फ्यूचर कुछ महीनों तक अनसर्टन लटकता रहा और फिर अप्रैल 2024 में हारदा की एक रैली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इस सवाल को सेटल कर दिया। जून 2024 में शिवराज सिंह चौहान मोदी कैबिनेट में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। उन्होंने विदिशा से लोकसभा सीट 8 लाख से ज्यादा वोट के साथ जीती, अपने करियर का सबसे बड़ा मार्जिन। 3 डेकेड से ज्यादा की पॉलिटिकल लाइफ के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने। मगर सवाल यह है, एक आदमी अपनी ही पार्टी के बार बार रिप्लेस करने की कोशिश के बावजूद कैसे सर्वाइव करता है? वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 2 डेकेड्स तक, और हर बार वापस आ जाता है। डेवलपमेंट स्टोरी रियल है। शिवराज के अंदर मध्य प्रदेश जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ एंट्री टिकट होता है, सीक्रेट नहीं। सीक्रेट कुछ और था, और उस सीक्रेट की 3 लेयर्स थी। पहली लेयर प्रेजेंस। शिवराज ने 18 साल फंक्शंस अटेंड किए, विलेजेस विजिट की, रैलीज की, लोगों के बीच रहे। दूसरी लेयर आरएसएस के साथ उनका रिलेशनशिप। शिवराज कभी आइडियोलॉजिकल इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो बचपन से स्वयं सेवक थे और उन्होंने गवर्न भी एक स्वयं सेवक की तरह किया। आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को लैंड एलोकेट हुई, आरएसएस रन स्कूल्स को स्टेट इंस्टीट्यूशन पर प्रेफरेंस मिला, काऊ प्रोटेक्शन बोर्ड्स बने, साधु कमिटीज बनी, एंटी कन्वर्जन लॉ और स्ट्रॉन्गर हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी, शिवराज ने कभी ऐसा पर्सनालिटी कल्ट बिल्ड नहीं किया जो ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की को थ्रेटन करे। और क्योंकि वो कभी मोदी जैसे नहीं लगे, कभी इतनी डोमिनेंस एक्यूमुलेट नहीं की कि दिल्ली नर्वस हो जाए, इसलिए उन पर ट्रस्ट बना रहा।
वो एम्बिशियस लगते थे लेकिन डेंजरस नहीं। इसी वजह से बीजेपी बार बार उन्हीं के पास वापस आई जब कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, और तीसरी लेयर सबसे इंपॉर्टेंट थी। जब जब पार्टी ने उन्हें पुश आउट करने की कोशिश की, शिवराज ने कन्फ्रंटेशन से नहीं, डिलीवरी से खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाया। 2019 में जब उन्हें साइडलाइन किया गया, वो फिर भी कैंपेन करते रहे। 2020 में जब उन्हें वन मैन कैबिनेट के साथ स्टेट चलानी पड़ी, वो फिर भी स्टेट चलाते रहे। 2023 में जब पार्टी ने उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर करने से मना कर दिया, वो फिर भी लाडली बहना लॉन्च करके पूरे स्टेट में 164 रैलीज करते रहे। शिवराज ने सिस्टम से लड़ाई नहीं की, वो बस काम करते रहे जब तक सिस्टम को उनकी जरूरत उनसे ज्यादा महसूस होने लगी। दिसंबर 2023 में बीजेपी ने इलेक्शन को कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पर लड़ना चाहा। शिवराज सिंह चौहान ने चुपचाप उसे ट्रस्ट के नाम पर लड़ लिया, और ट्रस्ट शायद इंडियन पॉलिटिक्स में वही एक चीज है जो 18 साल के पेशेंट, क्वाइट, स्टबर्न वर्क से सच में बिल्ड हो सकती है।